बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको दिखा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे पीएम मोदी। हरियाणा दादरी में महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 11 लोग किए गए गिरफ्तार। महाराष्ट्र पेयजल परियोजना रोक की मांग वाली याचिका दायर करने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब। पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एक और यूट्यूबर मोहाली से गिरफ्तार। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, करीब 6.5 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का समन। शादी से लौट रहे इको कार पर पलटा सीमेंट से लदा ट्रक, 9 लोगों की मौत। एमपी में यह बड़ा हादसा। तो चलिए अब रुख बुलेटिन की ओर करते हैं और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16वें वित्त आयोग की अहम बैठक होनी है। वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया ने यह बैठक ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल रहे। विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए हैं। विभागों के एसीएस प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो 16वें वित्त आयोग की अहम बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और वित्त आयोग की जो अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक की जो अध्यक्षता है वो खुद अरविंद पनगड़िया ने किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर बता रहे, 16वें वित्त आयोग की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिससे वित्त आयोग अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की है और साथ ही साथ इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तमाम बड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा किया गया, जिसमें विभागों के एसीएस भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया ने यह बैठक ली है। 16वें वित्त आयोग की एक अहम बैठक हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदिनी भारद्वाज जुड़ चुके हैं। नंदिनी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो बैठक है, क्या कुछ इसमें अहम मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर चर्चा किया गया? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ये वित्त आयोग की महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में हो रही है और इसमें अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में आपको बता दें कि जो नगर विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो पंचायती राज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या फिर जो सरकारी महकमे जैसे कि हम राजस्व विभाग को ले सकते हैं, उन सबके अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का जो मसौदा है, जो विवरण है, जो विस्तृत उन्होंने तैयार किया है, वो पेश कर रहे हैं। और स्पेशली इस बैठक में राज्य के लिए फंड बढ़ाने की मांग हो रही है केंद्रीय वित्त आयोग से कि राज्य के लिए, जो उत्तर प्रदेश के लिए फंड आता है, उसे बढ़ाया जाए। यूपी सरकार की इस बैठक में 15वें वित्त आयोग से जो मिली हुई धनराशि है, उसके उपयोग को लेकर चर्चा हो रही है और उससे जुड़े हुए जो कार्यों का विस्तृत विवरण है वो पेश किया जा रहा है। जी अंजलि, मैं आपसे नंदिनी ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि बैठक जो है वो अभी भी जारी है, इसके क्या अभी तक बैठक खत्म नहीं हुई? क्योंकि खबरें आ रही थी कि बैठक थोड़ी देर में हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे यूपी सरकार और बताए कि बैठक में कौन कौन से जुड़े हुए मुद्दों पर स्पेशली चर्चा की गई है। क्योंकि राज्य की बढ़ती जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक जरूरत है और जो विकास परियोजनाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर चूंकि ये बैठक हो रही है, चाहे जीएसटी संग्रह से जुड़ी हुई बात हो या फिर जैसे कि ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करके आए हैं सीएम योगी, तो जीडीपी में वृद्धि किस तरीके से रही, उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी संग्रह है वो चूंकि हमारे जो राजस्व है यूपी का, उसको राजस्व देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है जीएसटी संग्रह हमारा। तो इसके साथ ही आप बता दें कि थोड़ी देर में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए यूपी सरकार की तरफ से, बताया जाए कि जीडीपी में किस तरीके से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है और किस तरीके से उपलब्धियां यूपी सरकार ने हासिल की हैं राजस्व में, आर्थिक विकास में और विकास योजनाओं में देखा जाए। साथ ही ये भी देखा जाएगा अंजलि की जो कर्मचारी हैं उनकी बढ़ती संख्या के कारण
खर्च में क्या वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम चीजें इस बैठक में सार एक निकलकर सामने आ सकता है। कर्मियों के वेतन भत्तों पर जो खर्च बढ़ रहा है उसको लेकर भी चीजें सरकार सबके सामने रखेगी। साथ ही चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी अतिरिक्त फंड की मांग को लेकर सरकार अभी खुलासा कर सकती है, बात क्या कर इसको सकती है। लेकर के कोई जानकारी नंदनी सामने आई है कि कितना जो जैसा आपने कहा कि जो बजट है उसको बढ़ाने की बात की गई, क्या कुछ एक आंकड़ा सामने आया है कि कितने की मांग की गई है? जी बिल्कुल, आंकड़ा सामने भी आ सकता है, क्योंकि आप ये जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में बहुत सारी उल्लेखनीय प्रगति की है। और बैठक में ये दर्शाया गया है कि जो राज्य की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियां हैं, जो राज्य की विकास परियोजनाएं हैं, उनको विस्तार देने के लिए और ज्यादा रफ्तार देने के लिए ये वित्त आयोग से अधिक धनराशि की जरूरत है, इसकी डिमांड की जाएगी। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे हमारे राज्य की जो वित्तीय स्थिति है, विकास योजनाएं हैं, उनको और मजबूती मिलेगी और बल मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हम तक साझा करने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ नंदिनी भारद्वाज जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अभी जो मीटिंग है, हालांकि अभी जारी है, कुछ ही वक्त में से खत्म होने की आशंका बताई जा रही है, उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा क्या कुछ अमाउंट दिया गया है इसको लेकर के, क्योंकि यूपी में विकास हो सके इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेकोंग गंगा सहयोग का शुभारंभ 25 वर्ष पूर्व हुआ था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर दक्षिण पूर्व एशिया के जो 5 देश है, 5 प्रमुख देशों जिनमें कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु, टूर ऑपरेटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोधि यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर मेकांग गंगा सहयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है मुलाकात के बाद कि ये यात्रा केवल पर्यटन को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि भारत और जो इन देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के संबंध है उसको और भी प्रगाढ़ बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश, अहिंसा, मैत्री और करुणा को यह यात्रा व्यापकता प्रदान करता है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े जो सबसे अधिक तीर्थ स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, शंखिसा, कौशाम्बी, देवदेह और ललितपुर का जो देवगढ़ है, बरेली का अहिच्छदात जो है, ये स्थल विश्व भर के लिए प्रेरणा केंद्र है। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जेवी सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम और मेकांग गंगा सहयोग के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चलिए, लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे थे। बिजली कर्मचारियों को किसानों का समर्थन मिला है। बिजली निजीकरण विरोध में यह समर्थन मिला है। किसान संगठन आज प्रदर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की ज्ञापन भी सौंपेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बिजली निजीकरण विरोध में यह समर्थन मिला है, किसान संगठन आज प्रदर्शन करेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का आज ज्ञापन भी सौंपेंगे। बिजली निजीकरण विरोध में समर्थन मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ में बिजली कर्मचारियों को किसानों का समर्थन मिला है और इसी के मद्देनजर बिजली निजीकरण विरोध में यह समर्थन मिला है। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। यह आयोजन आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा। बताते ये भी चले कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर विभिन्न योगासन किए और योग के महत्व को समझा और समझाया। इस अवसर पर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने योग भी किया और साथ ही साथ 21 जून को जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना योग दिवस समारोह जिस तरीके से मनाया जाएगा उसको लेकर के ये प्री प्लान यानी कि पहले की तैयारी बताई जा रही। तो छात्र शिक्षकों ने, जहां तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, छात्र शिक्षकों ने मिलकर यहां पर योग किया, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी के मद्देनजर अभी से ही तमाम जगहों पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। यूपी में बात करें तो 7 दिनों का एक ऐसा आयोजन भी किया जाएगा जहां जगह जगह पर योग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वही प्रतापगढ़ में त्रिलोकपुर राम वनगमन मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा। कुंडा विधायक राजा भैया ने शिलान्यास किया। एमएलसी जो अक्षय प्रताप हैं, एमएलए विनोद सरोज इसमें मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रतापगढ़ में त्रिलोकपुर
वनगमन मार्ग का चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। त्रिलोकपुर राम वनगमन मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य जो है वो राजा भैया करते हुए नजर आएंगे। और इसी के मद्देनजर प्रतापगढ़ से यह खबर बता रहा, कुंडा विधायक है राजा भैया, उन्होंने शिलान्यास किया है। तो चौड़ीकरण का जो कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य वो किया जाएगा। कुंडा जो विधायक है राजा भैया, उन्होंने शिलान्यास किया है और जल्द ही लोगों को, वहां के जो वासी हैं, उनको एक चौड़ी सड़क की जो सौगात है वो देते हुए नजर आएंगे। आज श्री राम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का प्रोजेक्ट था, वो हुआ। इसके अलावा अन्य कई सड़कें हैं जो स्वीकृत हुई हैं, जिन पे काम लगने वाला है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पे काम इस समय चल रहा है। और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सुबह हथगाम रोड पर मवई गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। ट्रक लोहे के तार से भरा हुआ था और हादसे की चपेट में एक ई-रिक्शा भी आ गई, जिसमें लगभग 7 से 8 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे। और दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 जो अन्य लोग थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची हुसैनगंज पुलिस और स्थानीय ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा गया। वहीं प्रशासनिक टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में एक ट्रक सामान लेके जा रहा था, तो एक ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में उसका संतुलन पलट गया, ऐसा बताया गया है। और ई रिक्शा से भिड़ंत होने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक की थोड़ी ज़्यादा गंभीर हालत है, तो उसको जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। और अन्य करीब 8 लोग हैं जो और ज़्यादा घायल, जो और भी हैं इनके अलावा जो घायल हैं, उनका इलाज CHC पे किया जा रहा है। और यहाँ पर मौके पर सभी संबंधित विभागों से लोग हैं और सड़क पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाया जा रहा है। और अभी हम जाके फिर घायलों का भी देखेंगे कि उनको उचित मेडिकल केयर उपलब्ध हो। वहीं इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर की ओर रुख करते सेक्टर 126 में कारों का स्टंटबाजी का जो वीडियो है वो वायरल हुआ। निजी यूनिवर्सिटी के पास गाड़ियों ने हुड़दंग मचा है। पुलिस ने वायरल किया वीडियो। पुलिस ने जो वायरल वीडियो है उसका संज्ञान लिया। गाड़ियों सहित 2 युवक को गिरफ्तार किए गए। सड़क पर स्टंट और शराब फैला रहे थे युवक। सेक्टर 126 पुलिस ने हुड़दंगियों को अरेस्ट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नोएडा में सेक्टर 126 में कारों से स्टंटबाजी का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया और 2 युवक को गिरफ्तार किया। बताया यह भी जा रहा कि निजी यूनिवर्सिटी के पास गाड़ियों से हुड़दंग किया जा रहा था और पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। गाड़ियों सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया है। नोएडा 126 में कारों से स्टंटबाजी का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और 2 युवकों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ गाड़ी को भी जब्त किया। बताया यह भी जा रहा है कि सड़क पर जो युवक थे वो पहले तो गाड़ी से हुड़दंग करते नजर आते, उसके बाद फिर सड़क पर शराब फैलाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया। जो युवक हैं वो गाड़ी से पहले तो हुड़दंग मचाते नजर आ रहे, उसके बाद फिर सड़क पर शराब फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक एमटी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 थाना 126 के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई पड़े। थाना 126 द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों, दिवाकर शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा और संजय कुमार सिंह पुत्र सत्येंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही जो फॉर्च्यूनर गाड़ी स्टंट में प्रयोग की जा रही थी उसको भी जब्त किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर और गाड़ी को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही बलिया में जन समस्याओं के लिए निराकरण पोर्टल तैयार किया गया। सभी विभाग के अधिकारी वर्चुअल इसमें कनेक्ट होंगे।
एसडीएम से लेकर बीडीओ तक की जवाबदेही तय होगी। प्रमाण के लिए शिकायतकर्ता को पर्चा भी मिलेगा, डीएम ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे, बलिया वासियों को एक बड़ी राहत देने के लिए प्रयास किए जा रहे सभी विभाग के जो अधिकारी है वो वर्चुअल कनेक्ट होंगे। इसमें जन समस्याओं के लिए निराकरण पोर्टल ईजाद किया गया है और सभी जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें कनेक्ट रहेंगे ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द समय रहते सॉल्व किया जाए और साथ ही साथ क्या कुछ पूरे मामले में हुआ उसकी भी जवाबदेही होगी। एसडीएम से लेकर बीडीओ तक की इसमें जवाबदेही होगी। प्रमाण पत्र के लिए शिकायतकर्ता को पर्ची मिलेगी। तो बलिया में जन समस्याओं के लिए पोर्टल चालू किया गया, पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें सभी विभाग के जो अधिकारी है वो वर्चुअली जुड़ेंगे। जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फोकस जो हमने किया वो है जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण पर, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। तो इसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर एक निराकरण पोर्टल विकसित कराया है और उस निराकरण पोर्टल पर जो भी शिकायतें आएंगी, जो भी शिकायतकर्ता आएगा उसकी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। दर्ज करने के बाद पोर्टल से ही एक ऑटोमेटिकली शिकायत नंबर जनरेट होगा और शिकायत पर्ची पर उसे वो नंबर लिख करके उसका डिटेल लिख करके दिया जाएगा। अब कोई भी शिकायतकर्ता जो भी शिकायत देगा उसको शिकायत पर्ची दी जाएगी। पहले केवल तहसील दिवसों में दी जाती थी, अब मैंने व्यवस्था बनाई है कि प्रतिदिन चाहे हमारे कार्यालय में, चाहे सीडीओ कार्यालय में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो भी शिकायतें दी जाएंगी सबको शिकायतकर्ता को पर्ची दी जाएगी और उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। तो जहां बलिया में एक पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल के तहत जो लोग हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वो श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर दूर मदरसा विवादों में सरकारी भूमि से हटाया जाएगा। दोबारा मदरसा खुला है। 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसे को सील किया था। प्रशासन का दावा है कि जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। 1960 से बिना मान्यता सरकारी जमीन पर संचालित हो रहे थे। 1974 से मान्यता वैधता 2026 तक मदरसा प्रबंधन की ओर से बयान सामने आया। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त थी। मदरसा प्रबंधन का कहना 26 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर यह मदरसा खोला गया। अब मदरसा खाली करने का आदेश दिया गया। बुलडोजर भी इसमें चल सकता है। मदरसा संचालक पर 3.84 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। वनगई गांव में मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलीम का एक पूरा मामला बताया। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है ये कहा जा रहा है। मदरसा संचालक पर 3.84 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर दूर मदरसा विवाद। वही पीलीभीत में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर संगत का एक जत्था रछौला गुरुद्वारा से निघासन के लिए रवाना हुआ। जत्थे का स्वागत पुरनपुर असम हाईवे पर खमरिया तिराहे पर श्रद्धापूर्वक किया गया। स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं अर्पित करके जत्थे का स्वागत किया और उनके लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की। इस दौरान श्रद्धा और भक्ति का माहौल भी देखने को मिला। यह आयोजन गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को स्मरण करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यहाँ से साथ संगत बाबा जोगा सिंह के साथ यात्रा लखीमपुर का एक गांव पड़ता है लुकिया, तो वहाँ गई है ये संगत। तो संतों का इतना बड़ा काफिला देखा तो विचार आया कि आज दिन मंगलवार है और आज सब संगत का स्वागत करना चाहिए। तो उसने टीम के साथ स्वागत किया, कुछ वर्षा की और आशीर्वाद दिया। वही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धा और आस्था का माहौल चरम पर है। इस पावन अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह विशेष प्राण प्रतिष्ठा समारोह 5 जून को संपन्न होगा, जिसमें राजा राम की मूर्ति की विधिवत स्थापना की जाएगी। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया था।
5 जून को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इसी के मद्देनजर जो तमाम तैयारियां हैं वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, वो पूरी कर ली गई है। दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है, उसके साक्षी बनने के लिए तैयारी की जा रही। राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होना है और इसी के मद्देनजर राम मंदिर में हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पुलिस फोर्स लगाया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी उस दिन, क्योंकि एक लंबी लंबी दूरी तय करके जो लोग हैं वो वहां पर जाएंगे और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तो इंतजाम कर ही दिए गए हैं और साथ ही साथ जो तमाम तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वो भी पूरी कर ली गई है। तो राम मंदिर में दूसरे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसकी धूम है। 12 घंटों तक ये जो पूजा है वो चलेगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ महंत लोकेश दास जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं जरा जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है राम मंदिर का जो आयोजन कहाँ तक ये पहुंचा है और क्या कुछ इसके दरमियान होगा? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है वो अपने जोरों पर है। हालांकि खबर ये भी आ रही थी कि एलन मस्क के जो पिता हैं वो भी पहुंचने वाले हैं और तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो इसको लेकर के एक ही पालकी से रामलला के प्रसाद का भ्रमण करने के लिए 8 जो देवी देवता हैं वो निकलेंगे। तो तमाम ऐसी तैयारियां हैं जिसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग उपस्थित होने वाले हैं। कल का दिन क्योंकि बेहद खास है, 5 जून का दिन है और इसी के मद्देनजर 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर परिसर में अगर बात करें तो 21 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। वही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटों बाद राम मंदिर के दर्शन बेहद भव्य होंगे। शुभ मंगल शुभारंभ के साथ अनुष्ठान प्रारंभ होगा। एक तो गंगा दशहरा, दूसरे अभिजीत मुहूर्त में उत्सव का गवाह बनेगी रामनगरी अयोध्या। देखिए इस रिपोर्ट को। जगमग हो रहे हैं। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना और 7 अन्य मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये अनुष्ठान 5 जून को गंगा दशहरे के पावन अवसर पर अपने शिखर पर पहुंचेगा। इस विशेष दिन पर रामनवमी में विजय मंत्र कीर्तन के बीच एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में भगवाधारियों का जोश हाई है। इस दौरान मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसके साथ ही यज्ञ मंडप के सामने प्रायश्चित पूजन हुआ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी दिव्य अनुष्ठान से पहले आत्मा और स्थान की शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। इसी क्रम में मूर्तियों का पंचगव्य से स्नान कराकर उनसे क्षमा याचना की गई, क्योंकि उन्हें शेनी और हथौड़े से तराशा गया है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान काशी के प्रज्ञाचार्य जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक आचार्य 1975 मंत्र से संपन्न कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान काशी के प्रज्ञाचार्य जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक आचार्य 1975 मंत्रों से संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह वैदिक विधियों के अनुसार होगा और इसमें रामनगरी के प्रमुख संतों व आचार्यों की सहभागिता भी रहेगी। आपको बता दें कि अयोध्या में 5 जून को आयोजित होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 3 से 5 जून को किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। ये कार्यक्रम बहुत सीमित संख्या के संत, महंत, वैदिक आचार्य और कुछ विशिष्ट जनों के बीच संपन्न होगा। चंपत राय ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन पर 5 जून को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों और प्रथम तल पर श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। आचार्यों के मुताबिक ये तिथि बेहद शुभ मानी गई है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 3 से 5 जून तक आयोजित होने वाले
त्रिदिवसीय विजय महामंत्र संकीर्तन का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अवसर है। ये अनुष्ठान का आयोजन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया है। त्रिदिवसीय अनुष्ठान रोज सुबह से हनुमान चालीसा के गायन से शुरू होगा और शाम विजय महामंत्र का संकीर्तन होगा। 5 जून को अनुष्ठान की पूर्ण आहुति भजन गायन के साथ संपन्न होगी। अयोध्या एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में एक नई आस्था की इबादत लिख रही है। राम मंदिर परिसर में चल रहा ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान न केवल धार्मिक भावनाओं को नई ऊंचाई दे रहा है, बल्कि देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए ये एक अलौकिक अनुभव बन चुका है। देवालयों में गूंजते वेद मंत्र, कलश यात्रा की पवित्रता और प्राण प्रतिष्ठा की विधियों से रामनगरी एक बार फिर धर्म, संस्कृति और आस्था का जीवंत केंद्र बन गई है। 5 जून को जब श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे, अयोध्या की ये भक्ति, आस्था और दिव्यता अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन टीवी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।